SAARC मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक ऐसी ग्रुपिंग है जो साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। इसकी शुरुआत हुई थी एशियन रिलेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो कि 1947 में हुई थी, जिसमें रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने पर ही बात हुई थी। इसके बाद में बेगोई कॉन्फ्रेंस हुई 1950 में, 1954 में हुई कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस, और उसमें भी यही बात रखी गई कि रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशिया में प्रमोट होने चाहिए। लेकिन SAARC एज अ कॉन्सेप्ट निकल कर आया जब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जिया उर रहमान ने कहा कि SAARC एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, जिसके बाद में 8 दिसंबर 1985 को ऑफिशियली SAARC ढाका में बांग्लादेश में बन गया। अब इसके टोटल 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे उस समय, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका और पाकिस्तान इंक्लूडिंग है। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसके कुछ खास एम थे जिस पर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलना था, जैसे कि वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ को साउथ एशिया के लोगों के बीच में प्रमोट करना, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट था। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन, टेक्निकल कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेन टारगेट्स थे। साथ ही साथ में सेल्फ रिलायंस को और म्यूचुअल ट्रस्ट को जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में प्रमोट करना भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस था। और जितनी भी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ में जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका कोऑपरेशन बढ़े, इसको भी एक मेन फोकस के तौर पर और मेन एम के तौर पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया था। अब जिस प्रिंसिपल पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक रन करना है वो है सोवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस और कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिलकर इस पूरी वर्ल्ड लेवल पर। जैसे कि सबसे पहले तो SAARC मेंबर स्टेट्स मिलकर वर्ल्ड लैंड एरिया का 3% कवर करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन का 21% SAARC मेंबर स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं। 5% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी यही मेंबर स्टेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो SAARC जो ग्रुपिंग है वो अपने आप में वर्ल्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग हो जाती है, जो कि रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करके पीस एंड स्टेबिलिटी भी एंश्योर कर सकती है। अब इंडिया क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर था, तो इंडिया ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में हर तरह से अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो समिट लेवल पर टोटल 18 समिट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अब तक हो चुके हैं, और इंडिया ने 18 में से 3 समिट्स को होस्ट किया है। इसके अलावा टेक्निकल कोऑपरेशन के फ्रंट पर भी इंडिया ने बहुत मदद की है मेंबर स्टेट्स की, जैसे कि साउथ एशियन सैटेलाइट 2017 में इंडिया ने लॉन्च की थी, ताकि SAARC की जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके सैटेलाइट सर्विसेज का। इसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में भी इंडिया ने SAARC मेंबर स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक स्टैंड बाय स्वैप लॉन्च किया था, ताकि मेंबर स्टेट्स के साथ में फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के फ्रंट पर भी SAARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया था, और इंडिया इसमें खुलकर अपना पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट्स की डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करने के लिए। इसके अलावा एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस SAARC की हेल्ड हुई थी, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, और इंडिया साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज का होम माना जाता है, ताकि जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है वो और स्कॉलरशिप SAARC मेंबर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जितनी ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इन द कमिंग टाइम्स उतनी ही चैलेंजिंग भी होती जा रही है अपने आप में। सबसे पहले तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज कंटिन्यूअस है, ऑनगोइंग है, जिसके बेसिस पर 2016 में जो SAARC का 16th समिट हेल्ड होने वाला था, जिसमें इंडिया ने कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर चर्चा हो, लेकिन पाकिस्तान ने इससे मना कर दिया था, जिसके बाद में इंडिया ने इस पर्टिकुलर समिट को बॉयकॉट कर दिया था। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी फिलहाल में SAARC मेंबर स्टेट्स के लिए, क्योंकि जो SAARC ग्रुपिंग है वो टोटल ट्रेड का सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करती है इंट्रा रीजनल ट्रेड लेवल पर, जबकि आसियान ग्रुपिंग में यही ट्रेड लेवल 26% पर है, यूरोपियन यूनियन में तो 65% तक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी इसका काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि इसमें जो डिसीजन लिया जाता है, मतलब SAARC में जो डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें वीटो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अनएनिमस डिक्लेरेशन होना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए।
और इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर स्टेट्स वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा वीटो का इस्तेमाल करके जो SAARC मोटर व्हीकल एंड रेलवे पैक्ट है उसको हॉल्ट कर दिया गया था। तो इस तरह से इसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की वीकनेस की वजह से बहुत सारे एग्रीमेंट्स वैसे ही हॉल्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एसिमेट्रिक डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है इस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इंडिया जो है वो बाकी मेंबर स्टेट से काफी ज्यादा डेवलप्ड है और काफी ज्यादा डोमिनेंस है अपने आप में। तो इसी वजह से जब इंडिया किसी भी मैटर में अपना व्यू रखता है तो उसे एक बिग ब्रदर सिंड्रोम माना जाता है, और बाकी मेंबर स्टेट जो है वो इसे एक इंटरफेरेंस के तौर पर देखती है और इंडिया के इनिशिएटिव्स को बहुत बार अपनाने से मना कर दिया जाता है, जिस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे काम हो ही नहीं पाते। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा है, जैसे कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान ने भी साइन किया है, नेपाल ने भी साइन किया है और श्रीलंका ने भी साइन किया है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो किसी ना किसी तौर पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरफेयर कर सकता है, जो कि इंडिया को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ओवरऑल इस ऑर्गेनाइजेशन में इन द कमिंग टाइम्स बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, पर अगर रीजनल कोऑपरेशन को ध्यान में रखकर मेंबर स्टेट्स अपना कोऑपरेशन इंश्योर करने की कोशिश करें तो ऑफकोर्स कुछ बहुत ज्यादा बेटर कंडीशंस आने वाले टाइम में इस ऑर्गेनाइजेशन की बनाई जा सकती हैं।